हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में हमने जो है बायोलॉजी के कुछ एक लेक्चर जो है आपको लिए हैं, तो आज भी बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया लेक्चर सीरीज जो है, अभी तक मैंने आपको 11th क्लास एनसीईआरटी को कवर किया है। आज जो हम देखेंगे वो 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम जो है टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो जो आपकी जो बुक में मेंशन है, ये जेनेटिक्स का टॉपिक है, जिसे आपकी बुक में मेंशन है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए फ्रेंड, आपका जो 12th क्लास का एनसीईआरटी है, अगर इसके सिलेबस के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे जो है, जो इसकी यूनिट 7th है, इस बुक के अकॉर्डिंग जो यूनिट 7th है, ये यूनिट है जेनेटिक्स की एंड एवोल्यूशंस की। ठीक है, ये यूनिट जो है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की है। ये 10 क्वेश्चन का इसका वेटेज है। ठीक है, और ये पूरी बायोलॉजी में ये 10 क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट हैं जो आपको गेन करने में होंगे। इसके अंदर 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड वन है आपका एवोल्यूशन। ठीक है, इन 3 चैप्टर को मिला के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये 10 क्वेश्चन 12 स्टैंडर्ड तक की बायोलॉजी में सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इम्पोर्टेंस है। वो आपको अगर नहीं पता होगा तो फिर यहाँ आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो हम इसी वजह से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम आपको जेनेटिक्स का यूनिट कंप्लीट करने के बाद इकोलॉजी को देखेंगे। 12th क्लास के जो स्टूडेंट है, उन्हें ये 2 चैप्टर काफ़ी परेशान करते हैं, और दोनों चैप्टर से 10-10 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चंस है, और ये दोनों 20 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे होंगे तो आप आसानी से सही कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जैसा मैंने हेडिंग किया है, इसको आज हम देखेंगे। देखिए, इसको जो है ना, ऐसे जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो पहले हम इन थोड़ा टर्म को समझे। जबकि चैप्टर के नेम में इनहेरिटेंस है, यूनिट के नेम में जेनेटिक्स है, वेरिएशन है और एवोल्यूशन है, इनके बीच क्या इंटर रिलेशन है, क्या ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है या टोटली डिफरेंट थिंग है, इस बात को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें क्या इंटर रिलेटेड हैं या बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अगर इनमें रिलेशन है तो रिलेशन का क्या बेसिस है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे देखिए, जो 12th का आपका सिलेबस है, उसमें एक और चीज़ देखिए। जैसे आपको एक तो रिप्रोडक्शन की यूनिट है, पहली यूनिट। ठीक है, मैंने इसको नहीं स्टार्ट किया है, इसे भी करेंगे आज। बस मेरा मन हुआ कि जेनेटिक्स पढ़ाने का, तो मैंने रिप्रोडक्शन को स्किप कर दिया। ये बहुत इजी चैप्टर होता है, जनरली आपको पता होता है, बट यहाँ जो रिप्रोडक्शन जो है, इनका जो आपस में रिलेशन है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ।
तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं कौन? पेरेंट्स। कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो जो है ऑफ स्प्रिंग को जब प्रोड्यूस करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो कैसे होता है? जैसे ये कोई पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स बनाता है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और रिप्रोडक्टिव यूनिट कन्वर्ट हो जाती है ऑफ स्प्रिंग में। ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना, ये काफ़ी वेग वर्ड है, ये काफ़ी सारी मीनिंग को लिए हुए है। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पेरेंट्स प्लूरल लिखा है, एक्चुअली जेनेटिक्स में जिस रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो पूरा चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में बोला गया है, न कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोचना है। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सीखा था कि दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो है गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, दूसरा है फ्यूजन ऑफ गेमेट, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये पेरेंट्स हम ले रहे हैं तो यहाँ पे दो पेरेंट्स ले लें, अगर मेल और फीमेल पेरेंट्स, और इनके दोनों अपने गेमेट प्रोड्यूस करें। जैसे मेल जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करे, फीमेल ओवम को प्रोड्यूस करे, और जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये जाइगोट बनता है, और जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो है ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो एक्चुअल में ये जो गेमेटोजेनेसिस और फ्यूजन ऑफ गेमेट है, इन सब को हम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है। तो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो बताता है कि दो तरीके हैं रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाने के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल का प्लांट में और एनिमल में बेसिकली ह्यूमन में आपको मेथड पढ़ाई गई है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है ना जिसके थ्रू ऑफ स्प्रिंग बनती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यहाँ तक ही डील करता है कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे रिप्रोडक्टिव यूनिट हुई, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई ऑफ स्प्रिंग में। बस इतनी सी बातों के लिए जो यूनिट है वो आपके रिप्रोडक्शन की यूनिट है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा स्किप कर लिया, उसे पढ़ाऊँगा, मैं अलग से पढ़ाऊँगा। अभी हम जेनेटिक्स पे हैं, तो जेनेटिक्स में क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, पेरेंट्स से ये ऑफ स्प्रिंग बने। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग बने। तो यहाँ देखिए पेरेंट्स के बॉडी में कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर आप जेनेटिक्स के चैप्टर में, जैसे आपने अर्लीस्ट क्लास में पढ़ा होगा कि मेंडल ने जैसे लिया था, मटर का प्लांट लिया था, पी प्लांट लिया था, पाइसम सटाइवम, तो उसमें जो है जैसे स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर है ना, फ्लावर की पोजीशन, पॉड की शेप, पॉड का कलर, इस तरीके से वो सब कैरेक्टर हैं। हमेशा जो कैरेक्टर होता है, दो तरीके की कैरेक्टर की हम बात करते हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, या फिर फिजियोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। एक्चुअल में जो चैप्टर में पहले कंसीडर किया जा रहा है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किया जा रहा है। जैसे हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए ये कोई ह्यूमन पेरेंट्स ही होता, मटर छोड़ो आप, अगर ये ह्यूमन पेरेंट्स है तो इसका ऑफ स्प्रिंग भी ह्यूमन होता है। तो आप ह्यूमन को ह्यूमन क्यों बोलते हैं?
जैसे आप ह्यूमन को, जो होमो सेपियंस है, उसको दूसरे एनिमल से कैसे अलग आइडेंटिफाइड करते हैं। आपको क्लासिफिकेशन 11 का मैंने टॉपिक कवर करवाया ना, तो उसमें आपको बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, है ना, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक पोजीशन, ये सब प्रोसेस होती है ना वहाँ पे। तो कैसे आप अलग करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से, सर्टेन कैरेक्टर के बेस पे, जो आइडेंटिफिएबल जो कैरेक्टर हों, जिन कैरेक्टर से दूसरे को डिस्टिंक्टली आप उसे आइडेंटिफाइड कर सकें। जैसे जो है ह्यूमन के जैसे कैरेक्टर हैं कि इसकी ये चेहरा सीधा है, इस पे ये जो नाक है ये ड्रॉपिंग नोज है, क्रैनियल कैपेसिटी हमारी खोपड़ी जो काफ़ी बड़ी है, बॉडी के कंपैरिजन में 2 पैरों पे हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, हमारे आगे वाले पैर फ्री हो गए जिन्हें हम हैंड बोलते हैं, इससे चीज़ों को पकड़ने में हम हेल्प करते हैं, दूसरा कोई एनिमल नहीं करता। तो ये सब हमारे कैरेक्टर हैं, और ये जो कैरेक्टर मैंने अभी आपको अभी बताए हैं ये सब मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बॉडी फॉर्म, जो आपके बॉडी फॉर्म दिख रहे हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक। जैसे आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने फादर से, आपकी आंखें उनसे मिलती जुलती होंगी, तो आंखों का जो कलर है, आपकी जो नाक की शेप है वो आपके पेरेंट्स जैसे होंगे, आपके होठ जो है, लिप्स, इनका जो शेप होगा उनसे मिलता जो, ये चेहरे का जो ओरिएंटेशन है ये आपके पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा, ये जो ईयर लोब हैं ये मिलते जुलते होंगे, आपकी जो उंगलियों का पैटर्न है, ठीक है, ये उंगलियां किसी की लंबी होती है, पतली होती है, जो नेल्स के पैटर्न है ये भी आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो जितने चीज़ों को हमने नेम आउट किया, इन सब को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। तो इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ही जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो हम उसे भी ह्यूमन कहते हैं, क्योंकि इस ह्यूमन के जो कैरेक्टर थे, जैसे इस केस में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले रहे हैं, वो इसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बच्चा बना उसमें भी ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए। और इस चीज़ को मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल भी है। जैसे ये जो ह्यूमन पेरेंट है ये प्रोटीन का डाइजेशन कर पाता है, तो आपको पता है प्रोटीन का डाइजेशन क्यों कर पाता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती हैं, जैसे पेप्सिन होती है, रेनिन होती है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। तो इसका जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें ये फिजियोलॉजी का कैरेक्टर है ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन जो टॉपिक है ये फिजियोलॉजी का है, तो ये फिजियोलॉजिकल चीज़ भी जाती है। जैसे इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसके ब्लड का कलर रेड होता है, जिस तरीके से इसके लंग्स, किडनी, लीवर काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके ऑफस्प्रिंग के काम करते हैं। इसी बात को मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। हम ज़्यादातर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को एग्जाम्पल के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो शुरुआती मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किए गए थे। ऐसा नहीं फिजियोलॉजिकल नहीं होता, होता वो भी है, ठीक है। तो यहाँ जब जो है इस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर पहुँचे, इसी वजह से ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स जैसा दिखता है, दोनों सिमिलर होते हैं। और ये बात न हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अर्ली सिविलाइजेशन के पीरियड से हम जानते हैं। आप भी जानते हैं, एक फेमस कोटेशन है, लाइक बिगेट्स लाइक, कुत्ते का घर कुत्ता पैदा होता है, बंदर के घर बंदर पैदा होता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होता है। तो इस बात को जो कैरेक्टर जो है ये एक जनरेशन है, जैसे ये पेरेंट जनरेशन है, ये ऑफस्प्रिंग जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग तक गए, इस बात को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इस पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसी को आपके चैप्टर में लिखा गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर का उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होना।
मतलब पेरेंट जनरेशन का कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में पहुंचने को ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक और टर्म होता है हेरिडिटी, एक और टर्म होता है हेरिडिटी। देखिए हेरिडिटी क्या है, ये प्रोसेस है, ये ना एक क्वालिटी है, ठीक है। हेरिडिटी एक तरीके का क्वालिटी है। जैसे ये ह्यूमन से, ये पेरेंट है ह्यूमन, इसका बच्चा भी ह्यूमन हुआ, फर्दर ये रिप्रोड्यूस किया, उसका बच्चा भी ह्यूमन हुआ, फर्दर ये रिप्रोड्यूस किया, इसका बच्चा भी ह्यूमन हुआ। ये तो कई जनरेशन से चले आ रहा है ना, कि हर बार ह्यूमन जो है अपने अगले जनरेशन में अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। तो इस क्वालिटी को ये एक तरीके का एडजेक्टिव टाइप है। ये जो क्वालिटी है इनहेरिटेंस की, जो क्वालिटी है उस बात को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है इनहेरिटेंस की क्वालिटी होना। तो ऐसा नहीं ये ह्यूमन में है, हमने ये पाया है कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन अगली जनरेशन में करते हैं और लगातार करते रहते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन करते रहते हैं। तो इसी बात को कहने के लिए हम बोलते हैं हेरिडिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है लिविंग में। यानी लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें इनहेरिटेंस होता है और इनहेरिटेंस कॉन्टिन्यूटी में होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी ऑफ द कैरेक्टर। ये बात अब समझ गए। अब देखिए जेनेटिक्स क्या है, ये चीज़ें हो गई, तो जेनेटिक्स क्या है। देखिए जेनेटिक्स जो है ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है, एक साइंस की ब्रांच है। एक चीज़ आपको बताऊं मैं, जैसे कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, ये जब तक मॉडर्न साइंस नहीं आई थी तभी लोगों को पता था, लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी ये जो है मॉडर्न साइंस के बाद शुरू हुई है। जैसे आपको एक वो दिया गया है 1856 से 1863 तक, ये मेंडल ने पहली बार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। ये 1856, ठीक है, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, जिसमें 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में, इसमें देखिए ये 7 ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये वही टाइम है जब हमारे यहाँ क्या हुआ था, 1857 में एक म्यूटनी हुआ था, ठीक है ना, 1857 का, जिसमें झांसी की रानी वगैरह लोग लड़ रहे थे। तब ये लोग जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी वजह से यूरोपियन कल्चर हमसे एडवांस है, क्योंकि वो एडवांस काम कर रही थी। खैर देखिए यहाँ पे, तो जो जेनेटिक्स है ये साइंस की पूरी एक ब्रांच बनाई गई। अब साइंस की ब्रांच को करना क्या है, तो ये हेरिडिटी की स्टडी करती है, ठीक है, और इनहेरिटेंस की स्टडी करती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज है वेरिएशन। ये क्या है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि 100% पेरेंट और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से मैच करते हों। इनमें कुछ डिग्री होती है, जैसे ये 99.99% सेम हो सकते हैं, लेकिन ये 0.0001% का इनमें डिफरेंस होता है। जैसे आप अपने फादर के, अपने मदर के, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका कोई जीरोक्स कॉपी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसे ही है। बहुत कुछ आप मिलते जुलते होंगे, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ आइडेंटिटी है। तो ये जो डिग्री है ना,
इससे डिफरेंस होना कैरेक्टर का अपने पेरेंट से, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। जब इनहेरिटेंस होता है तो दोनों चीज़ का होता है, कैरेक्टर का भी होता है और वेरिएशन का भी होता है। इसलिए जो आपका चैप्टर का नेम है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी इनहेरिटेंस किसका होता है, कैरेक्टर का भी होता है और वेरिएशन का। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस कहलाता है, प्रॉपर्टी को हेरिडिटी कहते हैं, और इसके साथ साथ वेरिएशन भी ट्रांसमिट होता है। और इन दोनों की जो साइंटिफिक स्टडी की जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो इस वजह से जेनेटिक्स इंक्लूड करती है हेरिडिटी को, इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। तो मैंने अलग अलग आपको वर्ड समझाने की कोशिश की है कि इसमें जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, अब इन चीज़ों के अलावा जो आपका टॉपिक है उसमें एक और चीज़ भी है, एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे एवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, एवोल्यूशन थ्योरी किस चीज़ का जवाब देती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करेगा, यहाँ इनहेरिटेंस होगा, ठीक है, और इसके ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगे। ऑफ स्प्रिंग इसके जैसे ही होंगे तो दो और सेल बन गई। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि जो आपका सेल वाला चैप्टर है उसमें जो है एक कोटेशन हम यूज करते हैं कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेज फ्रॉम, एवरी न्यू सेल इज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है और ये नई सेल है, फर्दर ये डिवाइड होगी, दो और सेल बन गए। इसी की जगह आप पेरेंट्स भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन है और इसने प्रोड्यूस किया, मान लो इसके दो चाइल्ड हुए, ठीक है, फिर इस चाइल्ड के भी दो चाइल्ड हुए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके भी दो चाइल्ड हुए,